तो 609 का जो है ये यूनिट 3 है, ठीक है। टोटल यूनिट 4 अच्छा। तक है, तो यूनिट 3 है एनिमल मॉडल्स एंड अल्टरनेट यूजेस ऑफ एनिमल मॉडल। तो एनिमल मॉडल की जरूरत क्यों है, पहली बात तो ये, बिकॉज हम लोग इसमें केमिकल बायोरेगुलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में केमिकल बायोरेगुलेशन का क्या यूज है। तो केमिकल बायोरेगुलेशन को समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक मॉडल चाहिए जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो उसके लिए हमें क्या करनी है, एक एनिमल की मॉडल पहले रखनी हो, ठीक है। तो पहले क्या था, हम लोग इस चीज को रिप्लेस करते थे नॉर्मल जो एक्टिविटी, मतलब इन विट्रो करते थे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी। तो उसका अल्टरनेटिव निकाला गया कि भाई प्राइमेट्स में तो कर नहीं सकते हैं, बड़े एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स में काफी टाइम लगता है, क्योंकि उनका लाइफ साइकिल, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, काफी सारी चीजें जो होती है वो टाइम टेकिंग होती है। तो हम लोगों ने क्या किया कि छोटा छोटा एनिमल लिया, जिसमें जिसकी लाइफ साइकिल कम हो, जिसकी जेस्टेशन पीरियड कम हो, जिसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो वो मतलब बहुत थोड़े टाइम में हो। तो चूंकि एक, अगर इस टाइप का छोटा एनिमल लेते हैं जिसकी सारी चीजें कम है, और इसको जब हम रेप्लिकेट या ट्रिप्लिकेट करके कर सकते हैं, कुछ भी इस पे एक्शन करते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उस समय हमें जिस चीज की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जिस पर कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा कुछ समझने को मिलता है। तो हमने इसको फिर रिप्लेस किया एनिमल मॉडल से, ठीक है। तो जो इसकी हिस्ट्री है एनिमल मॉडलिंग की, दैट इज द यूज ऑफ एनिमल्स एज मॉडल्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। एंड इट विल बिगिंस इन एंशिएंट ग्रीस। कहने का मतलब है कि चूंकि जो एनिमल मॉडल है, तो इसकी काफी कुछ एनाटॉमी या फिजियोलॉजी जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड है। तो उस पे जो भी चेंजेज आएंगी, जो ऑब्जर्वेशंस होंगे, वो बिल्कुल ह्यूमन पे भी वैसा ही होगा, ये एज्यूम करके हमने शुरू किया और वी विल गॉट दिस थिंग। तो जो वेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी रिगार्डिंग द एनिमल मॉडलिंग, दैट वाज comparative science where observational and their purpose being to better understand human ontogeny and physiology, ठीक है। ह्यूमन के कंप्लीट फिजियोलॉजी के बारे में, उसके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके अंडरस्टैंडिंग्स क्या है जीन्स के, उसको समझने के लिए ये चीज किया गया। तो जैसा देख सकते हो लिखा है फॉर्चुनेटली, मतलब बहुत सारा जो फाइंडिंग मिला, दैट आर थ्रू द एरिस्टोटल, ठीक है, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट थिंकर थे। और जो अरिस्टोटल थे, इन्होंने ना सिर्फ उस चीज को ऑब्जर्व किया बल्कि उसको डॉक्यूमेंट भी किया, और दूसरे दूसरे साइंटिस्ट के साथ या फिर अदर कंट्रीज के साथ उसको शेयर भी किया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वेशन थी, जो एक्सपेरिमेंटेशन थी, उसकी नॉलेज के बारे में भी पता चला, और दूसरे लोगों के साथ जब शेयर किया, तो क्या अच्छा था और क्या बुरा था, मैंने इन्होंने कितना सही पाया या क्या गलत पाया, उससे फिर रिसर्च, सर्च तो इन्होंने किया, फिर रिसर्च करके इस चीज को मतलब दिया गया कि हाँ ये चीज सही है। जब बहुत सारे लोगों ने काम किया तो इसको सही पाया, ठीक है। तो अर्ली पीरियड में क्या हुआ, बहुत सारे डिस्कवरी हुए, ठीक है। और जैसे संसाधन कम थे हमारे पास, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, और बहुत सारी चीजें थी जो उतनी वेल डेवलप नहीं थी। तो उस समय क्या हुआ, कुछ मिसकंसेप्शन भी हुआ कि इन्होंने इसको, मतलब मान लो कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट को लेके काम किया, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट कहीं दूसरी जगह अवेलेबल नहीं था, उसने कुछ अल्टरनेटिव लेके किया तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिला। तो इसमें भी कुछ बायसनेस हुआ। लेकिन जब लास्टली देखा गया तो मिला कि नहीं, इसमें ये चीज था और इसके अलावा भी कुछ मिला, जब कुछ नए टाइप का कुछ मॉडर्न जब इंस्ट्रूमेंट्स मिले, तो उसमें और भी फाइंडिंग का, ऑब्जर्वेशन का ग्रो हुआ, ठीक है। तो ये जो हुआ ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझने का बहुत ही अच्छा एक तरीका रहा। अब जैसा देख सकते हो ह्यूमन में लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनीज, इंटेस्टाइन और ब्लैडर,
ऑल यूजुअल वैसे ही है जैसे कि एक रैट के केस में या माउस के केस में। दूसरी तरफ देख सकते हो कि अगर ये तो नॉर्मल जो विस्ट्रल ऑर्गन्स थे, अब जब लिया गया इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्डर्स को, तो उसमें भी देखा गया कि मतलब थोड़ी थोड़ी पर कहीं कहीं चेंजिंग थी। जैसे हमारे उसमें क्या है, बाइकोरोनेट यूट्रस थी, लेकिन ह्यूमन में पायरिफॉर्म। माउस में एक जैसे मल्टीपल जेस्टेशन हो गई, एक साथ कई बच्चे रहते हैं ना, फिटस देख सकते हो कई सारे, लेकिन ह्यूमन की कंडीशन में सिंगल जेस्टेशन थी। जो प्रोजेस्टेरोन होती है वो ओवरी के थ्रू जेस्टेशन में काम करती है, लेकिन यहाँ ओवरी मतलब सिर्फ ओवरी के थ्रू ही नहीं, प्लासेंटा के थ्रू भी आती है अर्ली स्टेज में। तो ये सब कुछ चीजें जो थी जो चौंकाने वाली चीज थी, और मतलब इससे कुछ ज्यादा समझ में आया कि हाँ मतलब ये है तो इसमें ये चेंजेज भी है। तो इस इन सारे नॉलेज को समझने के बाद मतलब जो आउटपुट आई, जो इंटरप्रिटेशन है वो काफी बढ़िया रहा। तो अब जब मॉडर्न बायोमेडिकल रिसर्च की बात करें, ये तो हिस्ट्री थी, अर्ली स्टेज स्टडीज में ये पाया गया। जब मॉडर्न बायोमेडिकल रिसर्च में इस चीज को देखा गया, जो 20वीं शताब्दी के बाद हुआ, तो इसमें काफी कुछ चेंज हुआ, बिकॉज वी हैव गॉट द वेरी मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। तो उसमें काफी चेंजिंग हुई। तो देखा गया कि जो एनिमल मॉडलिंग थी, पर्टिकुलर रोडेंट्स थे, दे आर द मेथड ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिंग बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। मतलब बायोलॉजिकली उसकी क्या इफेक्ट है, इसको समझने में रोडेंट से काफी हमें हेल्प मिली। ठीक है, लेकिन कहते हैं हाउएवर ऑल रिसर्च एनिमल्स एट दिस टाइम वेर आउटब्रेड एंड एज द यूज ऑफ एनिमल्स बिकम मोर एक्सपेरिमेंटल रादर देन ऑब्जर्वेशनल। मतलब ऑब्जर्वेशन से ज्यादा वो लोग एक्सपेरिमेंट पहले करते थे। ठीक है, तो उसके बाद रिसर्चर्स जो थे वो दैट वर अप्रिशिएटेड कि चलो ठीक है, सारा चीज तो हो गया, अब इसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी पे हम रिसर्च करें। तो एक बार जब बायोलॉजिकली हो गई, तो फिर मतलब उसकी फिजियोलॉजी पे जब हो गई, तो उसके बाद हुआ कि इसके जेनेटिक एस्पेक्ट में देखा जाए कि क्या मिलता है, नया क्या मिलता है जो कि ह्यूमन काइंड के लिए हेल्पफुल। तो काफी एफर्ट लगाया गया, और जो आगे सोच वाले थे जैसे कुछ साइंटिस्ट थे, तो उन लोगों ने कुछ प्रॉब्लम भी बताया कि इनब्रीडिंग में ये होती है ना, आउटब्रीडिंग में जेनेटिकली जो माइस के साथ होती है उसमें क्या रहता है नहीं रहता है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी निकली कि आउटब्रीडिंग में क्या है और इनब्रीडिंग में क्या है। ये डिफरेंस भी उन्होंने पाया। तो फिर जाके जेनेटिक्स का एक तरह से रास्ता खुला। तो द माउस कंटिन्यूज टू बी द पावर हाउस फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, क्योंकि 25 सालों से ऑलमोस्ट चल रहा है। ठीक है, और काम तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन जो इफिशिएंट, जो उस टाइप की थोड़ी सी मतलब जजमेंटल जो ऑब्जर्वेशन पाई गई, दैट वी विल दैट वी वर गॉट फ्रॉम 25 इयर्स। तो इसमें देखा गया कि काफी कुछ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स थे रोडेंट्स और नॉन रोडेंट्स में, मतलब माउस में और ह्यूमन बींग्स में, जो दूसरे वाले पिक्चर में दिखाया गया रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इन चीजों को फिर आइडेंटिफाई किया गया और पता किया गया। तो रैट मॉडल जो था, इसको जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक पाया इसको। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ जो पहला नॉकआउट रैट जो बना, ठीक है, उसमें मतलब इस चीज को एक्सप्लेन किया गया कि रैट मॉडल जो है दैट इज कंप्लीटली well known, and the observations were gaining that are in a very good platform for the biomedical publications और biomedical research। मतलब फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा एक नहीं थी, ठीक है, जेनेटिक्स भी बहुत ज्यादा एक नहीं रही, लेकिन जब हमने बायोमेडिकल मतलब फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखा, मेडिसिनल एस्पेक्ट में देखा, तो वो काफी कुछ एक जैसे थी, उसमें समानता थी। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए पहले तो जेनेटिक्स वाला काम हुआ, उसके बाद फिर जीनोम्स पे काम हुआ कि एक जीन पे क्या इफेक्ट थी, और फिर मल्टीपल जीन्स का किसी एक ऑर्गन पे या फिर बॉडी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होती है, फिर इस पे काम शुरू हुआ। तो इसके लिए भी जो माउस था दैट वाज द अल्टीमेट एनिमल। ठीक है, अब जेनेटिकली देखते हैं जैसे मैलिएबल स्पीसीज, जैसे स्वाइन है या जेब्रा फिश है,
दे आर इंक्रीजिंगली आउट कम्पीटिंग, मतलब एक बार जो कॉमन मॉडल के लिए लिया गया उसमें से ये काफी चेंज हुआ, आउट कम्पीटिंग था, मैंने इतना नहीं मेल खाया जितना कि माउस के साथ किया, ठीक है। जैसे गिनी पिग, रैबिट, फेरेट पे भी काम हुआ, लेकिन वो उतने मददगार साबित नहीं हुए, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड हुआ इन रिसर्च आउट से, so that will reveals that the dramatically increasing utility of certain model species relative to others, ठीक है। और जो रिफाइनमेंट हुआ एनिमल रिसर्च का, that was lowest order vertebrate possible to accomplish a given scientific objective। कहने का मतलब क्या है? पहला तो वो है कि जो भी रिजल्ट हम लोगों ने पाया, ऑब्जर्वेशन पाया, वो एक सर्टेन मॉडल स्पीसीज के लिए था, ठीक है, जिसको कि हम लोगों ने दूसरे से पता है किसी तरह से मैच कराया, कोशिश किया समझने का। दूसरा जो था कि लोअर वर्टिब्रेट से हमने कोशिश किया कि मैंने जो फाइंडिंग ऑब्जर्वेशन पाया कि लोअर वर्टिब्रेट में अगर करते हैं तो वो यूनिक होगी और सबके लिए कहीं ना कहीं कॉमन होगी, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमी है, जो फिजियोलॉजी है, वो बिल्कुल बेसिक्स है, जो कि ऑलमोस्ट हर स्पीसीज में है। उसके बाद जाके थोड़ा सा चेंज है, लेकिन वो बेस मॉडल जो है वो सब में है, एक जैसा है ना। तो उस पर फिर काम किया। तो जब एनिमल मॉडल्स को ह्यूमन डिजीज के लिए जब अप्लाई किया गया, उसकी स्टडी को अप्लाई किया गया, तो उसमें देखा गया कि जो जेनेटिक स्टडी है वो काफी कुछ एक जैसा है ह्यूमन से, और एनाटॉमी भी करीब करीब वैसी ही लगी और फिजियोलॉजी भी लमसम वैसी ही रही, क्योंकि ह्यूमन में भी कभी कभी ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं, तो उस हिसाब से वो एक जैसा ही लगा। Again, animal models are often only for experimental disease research because of their unlimited supply and manipulation, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिजीज के लिए मैंने उन पे डिजीज का कुछ मतलब कुछ क्या बोलते हैं उसको, मैंने डिजीज करने के लिए कुछ उसमें इन्फेक्शन दिया गया या फिर किसी तरह से इनोकुलेट किया गया, ठीक है। और उससे देखा गया कि उसके एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में या फिर आइदर जेनेटिक्स में या जीनोम्स में क्या चेंजेज आई, तो उससे ह्यूमन में समझने में काफी मदद मिली कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है अगर कोई चीज हम मैनिपुलेट करें, किया हमने रैट मॉडल में, तो क्या क्या चेंजेज आई, किस किस चीज में आई, तो उससे हमें समझने को मदद मिली, जिससे कि हमारा फिर जो एक हाइपोथेसिस बनी डिजीज के बारे में कि ये ऐसे डेवलप कर रहा है, या स्टेटिस्टिकली अगर इतने एनिमल पे करे तो ये मिला, तो उसका एक ओवरऑल जो फाइंडिंग हुआ तो वो ह्यूमन में कहीं ना कहीं आगे एक्सपेरिमेंटेशन में फॉर सर्टेन ड्रग या फिर किसी जीन्स को एक्टिविटी को समझने के लिए वो काफी हेल्पफुल हुआ, ठीक है। तो इसको फिर पहले तो सिंगल में करते थे या दो चार में करते थे, लेकिन उसके बाद क्या ग्रुप ग्रुप करके डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट में किया, तो उसका जो रिजल्ट आया दैट वाज अ सिग्निफिकेंट, क्योंकि एक एनिमल में रिसर्च करोगे तो हो सकता है किसी तरह का वेरिएशन हो, सीजनल हो, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन हो, एनवायरमेंटल वेरिएशन हो, तो एनाटॉमिकल वेरिएशन हो, तो उससे कुछ चेंजेस हो सकती है, लेकिन अगर एक ग्रुप में करोगे तो जो रिजल्ट आएगी एवरेज, दैट विल बी मीनिंगफुल। तो इससे ये भी चीज सीखा गया। तो रोडेंट्स जो है दैट आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैमल एम्प्लॉयड इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ठीक है। एक्सटेंसिव रिसर्च की जब बात करें तो उसमें रैट को, माइस को, गर्बिल्स, गिनीपिग्स और हैमस्टर्स को लिया गया। तो जो रोडेंट्स थे इसमें मेजोरिटी जो हुई दैट इज फॉर द स्टडी ऑफ जीनेटिक, क्योंकि जीन अगर कोई डिजीज है तो उसकी जीन पे क्या इफेक्ट है उसको समझने में, फिर उससे उसके जीनोम्स को समझने में काफी इजी मिला, जिससे क्या हुआ, काफी हेल्पफुल हुआ कि अगर ह्यूमन में इस तरह की डिजीज है या जीनोम मतलब जेनेटिकली एस्पेक्ट कोई डिजीज है, उसको कैसे वी कैन क्योर, ठीक है, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं कम कीमत में, मतलब काफी काफी ड्रग्स का फिर एक्सपेरिमेंटेशन करके हमने ये पाया कि हाँ ये वाली दवा सबसे सस्ती होगी और सबसे असरकारक होगी, तो इस टाइप से फिर हमने उससे सीखा। कुछ दूसरे जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म थे दैट आर फ्रूट फ्लाइज, जेब्राफिश एंड बेकर सीस्ट। तो इन सब भी ऑर्गेनिज्म से वी विल हैव अ वेरी गुड आइडिया दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ various aspects in response to
और इन रेस्पेक्ट टू द ह्यूमन। तो ह्यूमन जेनेटिक डिजीज की बात करें तो ये काफी वाइड है, बिकॉज दे हैव वाइड रेंज ऑफ टिश्यूज पूरे बॉडी में। बहुत तरह के इसमें म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट बताया गया कि 1000 म्यूटेंट स्ट्रेन्स एग्जिस्ट, एंड मोस्टली दीज म्यूटेंट्स आर मॉडल्स फॉर इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज। तो ह्यूमन डिजीज के लिए काफी सारा मॉडल को जब इकट्ठा किया गया उसके म्यूटेशन के लिए और उनके जीन को जब पढ़ा गया, नॉट ओनली ह्यूमन में, और उस जेनेटिक मटेरियल को माइस में जब इनकॉर्पोरेट किया गया और उसको रेप्लिकेट किया गया, तब एग्जैक्टली समझ में आई कि व्हाट आर द ह्यूमन डिजीज फेनोटाइप्स, मीन टू से व्हाट आर द डिफरेंट फेनोटाइप्स बाय द विच a human body can have that specific disease, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसी क्रम में क्या हुआ, जैसे जो बहुत ही हार्शली डिजीज कंडीशन कह सकते थे, लाइक कैंसर हो गई या हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज है, ओबेसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, ग्लूकोमा, काफी सारी थी, एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्थ डिफेक्ट। तो इन सब के ट्रीटमेंट में या फिर इस चीज को समझने में ये जो एनिमल मॉडल्स है दे आर वेरी मच यूजफुल। तो एनिमल मॉडल्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन, और जो काउज करता है किसी भी जेनेटिक डिजीज को, उसको बढ़ने में उसमें क्या ड्रग्स, कौन सा काफी यूजफुल होगा, है ना। इस चीज को समझने में एनिमल मॉडल ने काफी हेल्प किया। So despite promising results with certain preclinical treatments in animal models, the same treatments do not always translate to human clinical trials. मतलब अब एक चीज ये भी है, क्योंकि एनिमल का साइज और काफी चीजें मतलब डिफर करती है ह्यूमन बीइंग से, इसलिए वहां ये भी देखा गया कि कभी कभी ये बिल्कुल उतना असरदारक नहीं रहा। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशन में नहीं रहा, तो फिर वहां पर क्या, डोज कितनी बढ़नी चाहिए, है ना, कौन सा कंडीशन होना चाहिए जब ट्रीटमेंट हो, है ना, किस स्टेज में होनी चाहिए, ये चीजें फिर निकल के आई। तो कहीं ना कहीं ये फिर मतलब उससे और कुछ सीखने को मिला। सो मोस्टली जो अवेलेबल एनिमल मॉडल थे दैट आर मेड इन माइस, और वो उनमें दे रिक्रिएट सम एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज, और जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज को भी देखा गया। ठीक है, और उसमें उसके जो कॉग्निटिव इफेक्ट्स थे उसको पढ़ा गया, समझा गया कि आखिर इससे क्या हुआ, उसका क्या निकला, मतलब परिप्रेक्ष्य में क्या निकला कि क्या हो सकता है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और सेम जो इस माउस मॉडल्स में ले गया, उसको हम लोग ह्यूमन जो ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल्स थे उस टाइप के जो ह्यूमंस थे उनमें ट्राई किया गया। तो कुछ जीन्स जो थे वो एक्सप्रेस हुए, तो उसको समझकर उस सिम्टम से लड़ने में थोड़ा सा हेल्प मिला। ठीक है, तो इसलिए भी एनिमल मॉडल बहुत जरूरी थे। So perhaps using non-human primates that might elevate some of these discrepancies because their physiology is closer to that of humans. Non-human primates जितने हैं, जैसे बंदर हैं, तो इन पे अगर एक्सपेरिमेंट हो तो ये काफी कुछ क्लियर होगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि जो फैक्ट था, जैसे सम अदर रिसर्चर्स हैव परसूड दिस पॉसिबिलिटी डिस्पाइट द टेक्निकल डिफिकल्टीज या एडिशनल कॉस्ट जो होगा ट्रांसजेनेसिस में प्राइमेट्स में, ये थोड़ी सी मतलब क्या बोले, एक तरह से पेनफुल था ये। ठीक है, क्योंकि उनकी भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है ह्यूमंस की, नॉन प्राइमेट्स जैसे, तो इसलिए उसमें इसको नहीं डाला गया। So indeed, because of the tremendous genetic resources that are currently available, use of non-human primate models might become more accessible and might lead us into a new era of disease research and drug discovery. मतलब अगर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को पे अगर हम कुछ जेनेटिक एस्पेक्ट पे अगर मॉडल बना के यूज करें, तो काफी कुछ वी कैन हैव द न्यू आइडियाज एंड द इनोवेटिव्स। लेकिन इसमें क्या था, एक तुम्हारा वो एथिक्स आ रहा था बीच में। ठीक है, तो उसके कारण फिर इसको मतलब बहुत ही जहां जरूरत है, बिल्कुल नई टाइप की चीजें हैं, वहां
प्राइमेट्स को यूज किया गया, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को, अदरवाइज उसे असेस नहीं किया गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दिस इज अ